ज्योग्राफी का जो आज हम टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज आपका टॉपिक है जल मंडल और जल मंडल के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कुछ महासागर जिसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। ठीक है, हालांकि मैंने मैप भी ले लिया और मैप से भी बताऊंगा कि कौन सा किसका पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए मैप से मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले जलमंडल के बारे में, तो ये सब जो देख रहे हैं ना ये सब जल है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये सब जल है। ठीक है, तो जब ग्लोब पर आप देखिएगा ना तो आपको जल समझ में आ जाएगा। हालांकि कोशिश करूंगा मैं कल से आपको ग्लोब से ही बताने का, क्योंकि ग्लोब अभी आया नहीं लेकिन कल आ जाएगा। देखिए अगर इस तरह से आप धरती को बनाइएगा तो धरती में अगर यहाँ से बी से काटिएगा तो एक उत्तरी, ये नॉर्थ और ये साउथ आएगा। ठीक है, तो 61% जल उत्तरी अक्षांश में और 81% लगभग दक्षिण अक्षांश में। ठीक है, ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जलमंडल में क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वी का संपूर्ण 3/4 भाग लगभग ना 71% जल से घिरा हुआ है। किसे? जल से। पर 71% ना जल है, 71% जल है। उत्तरी गोलार्ध का 60%, उत्तरी गोलार्ध का 60%। अगर पॉइंट में बात करें तो 60.6, 60.6 तो ये लगभग हो गए ना 61, 60.6 या 7। ये एग्जाम में जो भी आपको रहेगा ना आप देखिएगा ध्यान से, तो लगभग 7 61 के बराबर हो गया ना। तो ये नॉर्थ का है। ठीक है, नॉर्थ का उत्तरी गोलार्ध का 7.7 रहे 6 रहे तो देख लीजिए 5 से ज्यादा रहता है तो आगे बढ़ जाता है ना। हाँ, तो वही तो अब 7.7 उत्तर में और 81% लगभग दक्षिण में। ठीक है, लेकिन दक्षिण में भी अगर एक्यूरेट की बात करेगा तो उसका पॉइंट होगा। ठीक है, 80.9। ठीक है, ई साउथ में। ठीक है, ठीक है, तो लगभग 81 के बराबर हो गया जी। तो ई लगभग 81 के बराबर साउथ वाला, 61 के बराबर नॉर्थ वाला। इतना सारा जल है। ठीक है, 1/3% जल है। ठीक है, तो अब जहां देखिएगा ना वहां आपको जल ही जल नजर आएगा, जल ही जल। ठीक है, और बीच बीच में जो देख रहा है ये सब महादेश है, जो स्थल जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज जलमंडल है तो जलमंडल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आप याद रखिए, आपको याद रखना उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है? लगभग 61, दक्षिण गोलार्ध में लगभग 81। ठीक है, कहता है उत्तरी गोलार्ध में 60.7% और दक्षिण गोलार्ध में 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का ना 97.5% जल महासागरों में है। यानी महासागर में कितना जल है? 97.5 का जल ना महासागर में, यानी लवण के मतलब खारा जल है। क्या है? तो जो बच गया वही खाली अब मीठा जल है आपका। ठीक है, वो मीठा जल बर्फ के रूप में पृथ्वी के नीचे है यानी भूमि में। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग घरेलू कार्यों में करते हैं, पीने में करते हैं। ठीक है, और सिंचाई करते हैं। ये सब मीठा जल सही ना करते हैं। तो 97.5% जल महासागर में है जो खारा है। कैसा है? यानी नमकीन। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही ना स्वच्छ जल है जो मीठा है। अब मीठा जल की बात करते हैं कितना? 2.5। यही 2.5% जल ना आपका पीने योग्य है, मीठा जल है। ठीक है, अगर पूरे धरती को ऐसे बनाइएगा और जल का हिस्सा बनाइएगा तो उसमें से मात्र 2.5 ये जो जल निकलेगा यही आपका पीने योग्य जल है। और बाकी है 97% आपका क्या है? 97.5 ये 97.5% ये खारा जल है और यही आपका मीठा जल है। मीठा माने जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं 2.5। ठीक है, बाकी जल इतना प्रतिशत है। ठीक है, समझ गए ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59%, यानी वर्षा जो होता है ना धरातल पर गिरता है ना उसका ना 59 मतलब लगभग 60। ठीक है, 59% भाग महासागर एवं अन्य स्थानों से वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि समझिए कि 60% जल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, यानी बह करके फिर चला गया महासागर में। ठीक है, शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी के रूप में ले लेता है, यानी बर्फ बन के जम जाता है। ठीक है, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण है, एक तापमान और दूसरा लवणता। तापमान माने गर्मी, लवणता मतलब कि नमक, साल्टी। ठीक है, तो ये ना 2 महत्वपूर्ण गुण है। जलमंडल, अब देखिए वह बड़ा भाग जिसका ना कोई निश्चित सीमा नहीं हो महासागर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जहां से यहाँ से देखते जाएगा तो पानी ही पानी 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 नजर आएगा तो महासागर हो गया। इधर से भी देखिएगा तो पानी ही पानी महासागर हो गया, जिसका ना कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, जल ही जल, जल ही जल, तो ये महासागर हो गया। समझ गए? आप लोग पूछेंगे महासागर किसको कहते हैं, तो एक और देखने से ना आपको पता नहीं चलेगा इसका दूसरा सीमा किधर है। ठीक है, और दूसरा सीमा क्या नजर ही नहीं आएगा, तो वो हो गया महासागर। ठीक है, कहता भूगोलविदों ने पृथ्वी के
महासागरीय भाग को ना 4 महासागरों में विभाजित किया है। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक। आर्टिक सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। आप कैसे कैसे देखिएगा, देखिए ये आपका प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है, तो ये उत्तरी प्रशांत, इधर वाला नहीं, ये उसी का ना भाग है, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर का ना ये भाग है, ठीक है। तो जब इसको ग्लोब ऐसे गोल कीजिएगा ना तो नजर आएगा आपको, नजर आएगा आपको, समझ में आया, ये नजर आएगा। तो जब आप देखिएगा ना तो आपको नजर आएगा इसको गोल करके, तो समझ में आ जाएगा ये प्रशांत महासागर ना इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको पश्चिमी होगा, ये आपको पूर्वी होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्व की तरफ ना जब गोल कीजिएगा तब ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो जुड़ जाएगा तो आपको सबसे पहले जाना है ये जो हिंद महासागर है, जो 4 को बताया ना, हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर एक ही ना हुआ, तो एक जान गए, 2 जान गए, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है ना, है ना। तो 4 को देख लिया आप, ये और ये एक ही हुआ, ठीक है। आप एगो हिंद महासागर जानबे करते हैं, एगो यहाँ पे है, ये है, ठीक है, एगो यहाँ पे है, ये है। जब इसको गोल करेंगे तो इससे साथ मिल जाएगा, 4 को हो गया ना, समझ में आ गया। तब यहाँ पे देख लीजिए वही लिखा हुआ था, लिखा था प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक, उसके बाद हिंद, उसके बाद आर्टिक, ठीक है, समझ गया। कहता महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, गहराई मतलब कि नीचे तक। स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, औसत है, औसत समझ रहे हैं कि औसत ये बीच का होता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को ना उच्चतामिति वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कहता समुद्र जल का वह भाग, मतलब समुद्र किसको कहेंगे उसका डिफिनेशन, ठीक है। समुद्र जल का वह भाग जिसके ना तीनों तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिलता हो, समुद्र कहलाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से आकर के इसमें गिर गया ना, ई अरब सागर है, इसमें आकर गिर गया ना, तो तीनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं स्थल है। अभी देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो आगे मिल गया, यहाँ पे भी देखिएगा तो आगे मिल गया, ठीक है। तो आप जहां भी देखिएगा वैसा वाला आएगा ना, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये तो भूमि में आकर के इधर से मिल गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा समुद्र के बारे में, स्थल मंडल का वह भाग जो 3 तरफ से ना जल से घिरा, तीनों तरफ जल और एक तरफ महासागर से मिलता हो, महासागर, बड़ा बड़ा महासागर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, समुद्र कहेंगे, ठीक है। अब खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाना, यानी समुद्र का पानी था और स्थल में जाकर चला गया, ठीक है, और उधर जाकर रह गया, ठीक है, तो वो बच जाएगा खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी आपका। कहता है समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का क्षेत्र बन जाता है, उसे खाड़ी कहते हैं। अब ये तो खाड़ी हो गया, लेकिन अब बे, इसका 2 किनारा होता है, 2 किनारा खड़ा खड़ा रहेगा, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो 2 किनारा खड़ा खड़ा रहेगा, नीचे धम से ना पानी गिर जाएगा, जैसे यहाँ आइएगा ना, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे गंगा नदी आकर के इसमें विसर्जित होती है, देखिए कितना नीचे तक गिरेगा, यहाँ से बंगाल खाड़ी गिर के हिंद महासागर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो खाली पानी 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 यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो कहता है इसका ना 2 सिरा इस स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरा तरफ का समूह समुद्र से मिलता है, ऐसे कहेंगे बे। कहता सामान्य महासागरीय जल का ना तापमान लगभग 5 डिग्री से 33 डिग्री होता है। तो ये पूछेगा वो परीक्षा में कि महासागर का जो जल होता है उसका तापमान कितना होता है, यानी कम से कम 5, अधिकतम 33, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझ रहे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यानी मिनिमम 5 और एकदम 33, ठीक है, एक बीच रहेगा। कहता महासागरीय जल की सतह का नाम औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, मतलब मान के चलिए लगभग 1 डिग्री, ठीक है, समझ गए, 1 डिग्री अंतर समझ रहे हैं ना, तो लगभग 1 डिग्री, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। कहता महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में, यानी अगस्त में सबसे ज्यादा गर्म, अगस्त में सबसे ज्यादा गर्म, एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में, यानी सबसे कम फरवरी में। यानी आपको समुद्र के गर्मी जानना है तो अगस्त में जान सकते कितना गर्मी है, और ठंडा जानना है तो फरवरी में जान सकते कितना ठंडा है, समझ गए, यानी सबसे ठंडा फरवरी और सबसे गर्म अगस्त। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि देखिए ये है आपका अंटार्कटिक, है ना, अरे अटलांटिक, है ना, अटलांटिक, ये भी अटलांटिक और ये भी अटलांटिक, तो ये दक्षिणी और ये उत्तरी, है ना। तो देखिए इधर से भी भूमि है, इधर से भी भूमि है, बीच में ना है, इसको ठीक से देखिएगा तो ऐसे करके ऐसे कोई एस लिख दिया है,
बुझा रहा है। यहाँ से ऐसे एस लिखा, ऐसे घुमाया, ऐसे लिख दिया, तो एस आकार के कैसे परीक्षा पूछेगा एस आकार के कौन है, तो ये अटलांटिक। एस आकार के महासागर कौन सा है, अटलांटिक। समझ में आया ना, एस आकार के महासागर। तो देखो इधर भी धरती, इधर भी धरती, ठीक है, तो ये गर्म होगा ना जी, क्योंकि ये बीच में पड़ गया, छोटा है, लेकिन प्रशांत महासागर बड़ा है, ठीक है, तो इसको गर्म होने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा तापमान होगा और इसमें कम, इसमें ज्यादा तापमान होगा और इसमें कम। तो ताप में ना सबसे ज्यादा अंतर ये दोनों में होता है, ठीक है, क्योंकि ऐस आकार के है भूमि, इधर भी भूमि उधर भी भूमि, ठीक है, और इसकी ना विस्तार कम है, इसका विस्तार ज्यादा है, ठीक है, तो इसको गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा, आई जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में ना ताप में अंतर ना सबसे ज्यादा ताप इसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर ना अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सेल्फ आर्कटिक महासागर में पाया जाता है और इसका ना साइबेरियन सेल्फ है। कौन सा है, साइबेरियन सेल्फ, यानी जो भी सेल्फ पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा, आर्कटिक में। कहा, आर्कटिक में। और सबसे बड़ा सेल्फ कौन सा है, साइबेरियन। आर्कटिक आपको बता देंगे, ठीक है, इसको जब मिलाइएगा ना तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर्कटिक, ठीक है, तो उसमें भी सबसे बड़ा है साइबेरियन सेल्फ। कौन सा है, साइबेरियन सेल्फ। ये है अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कहता है कुछ बातें जानना है इसमें, जैसे कि मेरियाना गढ़ प्रशांत महासागर में सबसे गहरी बिंदु है। परीक्षा में पूछेगा संसार की सबसे गहरी बिंदु कौन सी है, मेरियाना गढ़। मेरियाना गढ़, इसका दूसरा नाम है चैलेंजर गढ़। क्या कहते हैं, और ये कहाँ है देख लीजिए, इंडोनेशिया के आसपास है। यहाँ पे देखिए मेरियाना, ठीक है, यही है, इंडोनेशिया फिलीपींस के आसपास यही है, ठीक है, मेरियाना, ठीक है। यहाँ पे प्रशांत महासागर में, कौन सा प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आ जाएगा। जीरो से यहाँ पे है ना मेरियाना गढ़, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जीरो से ऊपर है, ये जो जीरो है ना ऐसे ऊपर है, ठीक है, मेरियाना प्रशांत महासागर में। पूछेगा मेरियाना गढ़ कहाँ है, प्रशांत महासागर में। ये तो फिलीपींस है ना, फिलीपींस के नजदीक है, फिलीपींस सागर के नजदीक। तो कितना गहरा है, 11,022, कितना, तो ये भी पूछता है कितना मीटर गहरा था, 11,022, 11,022 मीटर गहरा, ठीक है। तो पूछेगा मेरियाना गढ़ कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में, याद रहेगा ना। अब उसके बाद देखिए टोंगो भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन 9,000 मीटर गहरा है। उसके बाद मिडनाओ, ये भी प्रशांत महासागर में, ठीक है। उसके बाद प्यूरिटी रिको, ये है आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है, जो पश्चिमी द्वीप समूह के नजदीक स्थित है, ठीक है। उसका रोम से यह भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उसके बाद सुंडा, तो इसमें आपको याद रखना एगो मेरियाना गढ़ और दूसरा सुंडा गढ़, ठीक है। इसका पूरा डिटेल्स याद रखना, जैसे मेरियाना 11,022 प्रशांत महासागर में, सुंडा 8,152 हिंद महासागर में, ठीक है। वो भी कहाँ, जावा द्वीप के समीप। तो जावा द्वीप खोजिएगा, मैप में चल जाएगा, जावा द्वीप के समीप, यहाँ पे जावा मिल जाएगा आपको। जावा इंडोनेशिया है ना जी, अभी बता दें फिलीपींस, इसी के नजदीक मलेशिया, तो जावा के समीप श्रीलंका, यहाँ पे आएगा जावा, ठीक है। सुमात्रा है, ये भी जावा, ठीक है, ये रहा जावा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यही वाला, ठीक है। सुंडा, यही मिल जाएगा आपको, सुंडा यही पे, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो आप एक मेरियाना याद रखिए, आगे सुंडा पूरा डिटेल्स के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान में लगभग ना 57 गो गर्त है, क्या गो, जिसकी ना खोज हो चुकी है, ठीक है, जिसमें ना 32 गो प्रशांत महासागर में, 19 गो अटलांटिक महासागर में और 6 गो हिंद महासागर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। करा महाद्वीपीय सेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थल तलछटी अवसादी जीवाश्म ईंधन के ना स्रोत बनते हैं, जैसे पेट्रोल जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, ठीक है। तो यही वही बात कर रहा है, महाद्वीपीय सेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसादी जीवाश्म ईंधन का स्रोत बनते हैं। अब देखिए महाद्वीपीय सेल्फ, प्रत्येक महाद्वीप का ना विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र का खाड़ियों से घिरा होता है। सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी ना औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे ना कम होती है, ठीक है। तो कुछ बात इसमें और जानना है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई के बारे में, जो 200 मीटर से ना 3,000 मीटर के बीच हो सकता है, ठीक है। ये ढाल के बारे में बात कर रहा है। अब लवणता मतलब कि नमक, ठीक है, उसमें कितना साल्टी पाया जाएगा। तो लवणता को प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। समुद्र की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है, यानी कि 1 लीटर पानी लीजिएगा ना समुद्र का, तो उसमें 35 ग्राम क्या होगा, नमक होगा, ठीक है। तो यही परिभाषित करता है, ठीक है, कि 1 लीटर नमक लेंगे उसमें 35% कितना होगा, नमक होगा।
तो 35/1000 होता है। देखो 24.7% की लवणता को ना खारे जल को सीमांकित करने का ना उच्चतम सीमा है। अगर 1 लीटर जल लिया किसी समुद्र के पानी के, ठीक है, उसमें 24% नमक मिल गया ना तो उसको क्या कहेंगे? खारा पानी कहेंगे, समझ गए। अगर 24 से कम है तो ठीक है, मृदु पानी है, ठीक है, लेकिन समुद्र का जल ना खारा ही होता है, समुद्र का जल। तो इसको परिभाषित करने के लिए कितना डिफाइन किया गया? 24.7 24.7 आप प्रति हजार कितना? 35 समझ में आ गया ना। अब समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ना समलवन रेखा कहते हैं। इसको आइसोहेलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोहेलाइन, यानी वह दो जगह जहां पे ना समान लवणता हो, जैसे कि एक जगह यहाँ के ले लीजिए और एक जगह यहाँ के ले लीजिए। अगर यहाँ पे 25 लवणता और यहाँ के भी 25 लवणता, एक काल्पनिक रेखा दोनों को जो मिलाएगा ना वही हो जाएगा आपको आइसोहेलाइन, ठीक है, उसको कहेंगे आइसोहेलाइन, यानी समलवन रेखा। क्या कहेंगे? समनवल रेखा, मतलब दोनों जगह की लवणता बराबर हुआ ना, इसीलिए समलवन रेखा इसको कहेंगे। अब ये मिलेगा कहां से आपको? देखिए 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ना सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। इसको मैप पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 0 है ना जी, तो 0 से कितना कहा है आपको? आपको 0 से कहा है 40, तो 0 से 30 है यहाँ पे, तो यहाँ 40 होगा जी। हाँ, तो 0 से लेकर के 40 के बीच और नीचे 0 से लेकर के 30 के बीच सबसे ज्यादा ना लवणता पाया जाएगा, यानी यही क्षेत्र में लवणता सबसे ज्यादा पाया जाएगा, समझ गए। वही बात कर रहा है इसमें। कहता तुर्की का बान झील की लवणता ना सबसे अधिक है, जो 330% है। परीक्षा पूछता है संसार में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाता है? तुर्की के बान झील में। तुर्की के बान झील में। आप पूछेगा बान झील कहाँ है? तो तुर्की में, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 330। इसके बाद स्थान आता है मृत सागर का। किसका? तो संसार में दूसरा सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर का है, जहाँ पे लवणता पाया जाता है 338%, ठीक है, 238%। कहने का क्या मतलब कि 1 लीटर जल लीजिएगा ना तो उसमें से ना 238% लवणे होगा, समझ गए। तुर्की के बान झील में क्या है? 330% लवण है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? तुर्की के बान झील में ना। तो आपको परीक्षा में पूछेगा, दोनों याद रखिएगा, दोनों के डिटेल्स के साथ। एक में 330 है और दूसरा में 238, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या? तुर्की के बान झील और 2 नंबर पर मृत सागर। अगर ऑप्शन में मृत सागर नहीं रहेगा ना तो नहीं, जब पूछेगा तुर्की का बान झील नहीं रहेगा तब मृत सागर लगाएगा, ठीक है। कहेगा संसार के सबसे नमकीन कौन सा है? तब मृत सागर। अगर तुर्की का बान झील न दिले तब, लेकिन तुर्की का बान झील दिले तो सबसे ज्यादा वो है ना, हाँ 330% है ना, तो तुर्की के बान झील सबसे पहले आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप लगाइएगा इसको, ठीक है। समझ में आया ना। ये प्रश्न पूछता है, बिहार पुलिस तो पकड़ के क्वेश्चन पूछता है और दरोगा में भी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि संसार का सबसे नमकीन कौन सा जल है? तो तुर्की के बान झील। पूछेगा संसार का सबसे लवणता अधिक कहाँ पाया जाता है? तुर्की के बान झील में। और 2 नंबर पर मृत सागर। कहता लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पर्श क्षेत्र जिसे ना हैलोक्लाइन कहा जाता है में तीव्रता से ना बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके ना घनत्व को बढ़ाता है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल को ना नीचे बैठा जाता है, इसलिए समुद्र में आप जाइएगा ना तो डूबिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना कम घनत्व होता है, आप तैरने लगेगा, ठीक है। इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है, ठीक है, यहाँ के पोखरी के मुकाबले, नदी के पानी के मुकाबले, क्योंकि वहां तो लवण है, ठीक है, लेकिन आप पी नहीं सकते वहां का पानी, ठीक है, क्योंकि उसमें नमक है ना जो नुकसान करेगा आपको। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है, यानी वहां पे ज्यादा वाष्प निकलता है ना, इसलिए वहां पे नमक बच जाता है, इसलिए वहां पे ना लवणता ज्यादा पाया जाता है भूमध्य सागर में। कहता गाय ऑट, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को ना गाय ऑट कहते हैं, ठीक है। सपाट माने कि सीधा एक जैसा, ठीक है। कहता प्रशांत महासागर में ना गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। आगे मेरियाना गर्त, संसार के सबसे गहरा गर्त यही है मेरियाना गर्त। इसकी ना गहराई लगभग 11 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में चेंज करिए तो 11 किलोमीटर, आप मीटर में चेंज करिए तो 11,022 मीटर, ठीक है। इसे ना चैलेंजर गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मेरियाना गर्त का दूसरा नाम क्या है? चैलेंजर गर्त। अब कौन महासागर में है? प्रशांत महासागर में, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। कहता सोल, कहता जलमग्न उत्थान का वह भाग जहां जल की ना गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। यह प्रवाह से न बना नहीं होता, सोल प्रवाह का नहीं बना होता है। कहता ग्रेट बैरियर रीफ, आपको पढ़ा है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के ना क्वींसलैंड
द्वीप के समीप ना संसार का ना सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि संसार का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वींसलैंड द्वीप के समीप है। यह प्रशांत महासागर में ही है तथा प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्र के साथ धरती का ना 1/3 ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ना आकृति त्रिभुजाकार है। परीक्षा पूछता है प्रशांत महासागर की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल का से अधिक है। इसका शीर्ष बेरिंग जलमध्य पर और आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे आपका एशिया है ना, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, सब दिखा रहा है। कथा प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की ना विशेषता है, यानी प्रवाल भित्तियां कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। यानी प्रशांत महासागर की विशेषता है कि उसमें ना प्रवाल भित्ति पाया जाता है। परीक्षा में पूछेगा लेकिन किस महाद्वीप में, महासागर में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर ना 2000 से अधिक द्वीप है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्तीय सागर पश्चिमी भाग में है। इसमें ना बेरिंग सागर, अखोटक सागर, जापान सागर, पीत सागर और पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। कथा पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। कथा इसके ना बेसिन का औसत गहराई 7,300 मीटर है, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर की विशेषता पढ़ना है, अटलांटिक महासागर की विशेषता पढ़ना है और जानना है इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए कथा यह संपूर्ण संसार का ना 6ठा भाग है। कितना है? इसका ना क्षेत्रफल 8,29,63,800 किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी ना आकृति एस आकार की है। कैसा ना? तो ये परीक्षा में पूछेगा आपको कि एस आकार का कौन सा है। हाँ, तो याद रखिए इसके ये जो डीएलएड एग्जाम होगा ना उसमें ये सब क्वेश्चन आता है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका, तो दोनों अमेरिका कौन भाई? एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका, तो दोनों अमेरिका है ना। तथा पूरब में ना यूरोप, ऐसा पूरब में जाएगा तो ये आपका यूरोप हो गया है, यूरोप और अफ्रीका। अब नीचे देखिए अफ्रीका है ना अफ्रीका, ठीक है। अब दक्षिण में ना अंटार्कटिक। अब देखिए एक दक्षिण में आएगा तो है ना अंटार्कटिक, दक्षिण में सीधा आइएगा तो अंटार्कटिक है यहाँ पे, ठीक है, अंटार्कटिक। उत्तर में ग्रीनलैंड। अब ऊपर भी देख लीजिए, एक उत्तर में ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड। हडसन की खाड़ी, यहीं पे हडसन की खाड़ी है, आइसलैंड भी यहीं पे है, ठीक है, तो उत्तर में ही है स्थित है। अब बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर और मंग तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। तो आपको पूछेगा कि मध्य अटलांटिक कटक किसमें पाया जाता है? अटलांटिक में। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोबेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है और तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, जो यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसके ना अनेक चोटियां जल से ना ऊपर उठकर छोटी छोटी द्वीपों का ना रूप धारण किए हुए हैं। यानी कि इसमें ना ये जो इस आकार का जो आकृति है अटलांटिक महासागर, इसमें ना बहुत गहराई तक ना फैले हुए हैं पर्वत, ठीक है। और कुछ पर्वत ना इसे ऊंचे उठे हुए हैं, ठीक है, जिस पर ना लोग जाके बसते रहते हैं, जिसको टापू कहते हैं, ठीक है। जो जल से ना ऊपर है, जब जल का स्तर नीचे गिर जाएगा तो ऊपर रह जाएगा, वो उसी के बारे में कह रहा है, ठीक है। कहता अजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसका प्रमुख उदाहरण है। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा, प्रवाल द्वीप एवं असेंस ट्रिस्टा दी काना, सेंट हेलेना, ये सेंट हेलेना जे पर किसको भेज दिया था? याद है? नेपोलियन को। गुआ तथा बोबेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, यानी ये सब ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है, ठीक है, ये सब ज्वालामुखी से निर्माण हुआ। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ना अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे ना टेलीग्राफी पठार के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से देखिएगा ना डिग्री मिलाएगा ना, जैसे यहाँ पे 60 है 45 है ना, तो बीच में 55 होगा ना, तो देखिए जैसे 55 में जाएगा ना, देखिए ज्यादा चौड़ा है ना, यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो अब ज्यादा चौड़ा हो जाता है इसलिए वहां पे बोलता है। अब नीचे भी 55 मिलाइएगा, नीचे 45 और 60 के बीच में, तो देखिए यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है ना,
है ना जी। तो उसी के बारे में कह रहा है। कहता भूमध्य रेखा का निकट ना रोमांस गंभीर, इसे ना दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। अटलांटिक महासागर के ना तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मध्य सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा ना बहुत कटी फटी है। कटी फटी देख लीजिए, कटी फटी कैसे समझिएगा, देखिए अटलांटिक महासागर है ना, इधर भी घुस जाता है, 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 घुस रहा है ना सब जगह। तो इसी को कहते हैं कटी फटी, ठीक है, इसी को कहते हैं कटी फटी। जब कटी फटी रहता है तो उसमें आराम से जहाज ना अंदर तक जाएगा, ठीक है, धरती तक, मतलब स्थल के अंदर तक, ठीक है। तो इसी को कह रहा है कटी फटी, ठीक है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई ना प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर की ना तटरेखा की कुल लंबाई से ना अधिक है। तो सबसे ज्यादा तटरेखा की लंबाई क्या है, अटलांटिक महासागर के। कटी फटी तट रेखा पर ना बहुत अच्छे बंदरगाह मिलते हैं। तो सबसे अच्छा बंदरगाह कहाँ मिलेगा, जहाँ कटी फटी तटरेखा रहेगा। कहता है व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का ना सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। तो परीक्षा में आता है प्रश्न, संसार के अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। नदी में बात करेगा तो राइन नदी, संसार के सबसे व्यस्त नदी कौन सा है, राइन नदी। अब महासागर में बात करेगा तो अटलांटिक, ठीक है। अब इसके बाद हिंद महासागर पढ़ना है। तो आप हिंद महासागर जानते हैं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना। तो ये हिंद महासागर के बारे में आप हमको जानना है, इसका डिटेल्स देखिए। करा इसके ना उत्तर में एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक, आप देख लीजिए दक्षिण में अंटार्कटिक ना है ना, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी है पूर्व में महाद्वीप, तथा पश्चिम में अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका भी है। यह आकार में अर्ध महासागर है, कैसे ना, यह एक अर्ध महासागर है। इसका ना कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर में मिलता है। कर्क रेखा इस महासागर की ना उत्तरी सीमा है। देखिए कर्क रेखा, आप देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा है नहीं, है ना, ये मकर है, यहाँ दक्षिण में मकर और उत्तर में कर्क है ये, है ना। तो देखिए यहाँ कर्क रेखा इसका सीमा हो गया हिंद महासागर का। आई तो इसको बीच, इसको तो काटते ही जाता है, दक्षिणी वाला तो इसको काटते ही नहीं जाता, इसको होते हुए जाता है ना। तो उत्तर वाला इसका सीमा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ना भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर समीप लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप देख लीजिए है यहाँ पे, इसमें से एनेकारी लक्षद्वीप होगा। यहाँ इसमें ना जितने ना लक्षद्वीप है, इधर वाला अंडमान निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में, इधर इधर, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं दिखेगा, भारत वाला दिखाएंगे ना तब ज्यादा अच्छा से लक्षद्वीप दिखेगा, क्योंकि संसार का छोटा छोटा बना हुआ है लक्षद्वीप, ठीक है, समझ गए। मालदीव के बगल में ही है लक्षद्वीप, इसमें स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको। तो देखिए इसमें भारत के ना दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। कई उदाहरण प्रवाल से निर्मित है। मॉरिशस तथा रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय से उत्पन्न हुए हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। कौन सा है, परीक्षा पूछता है, ठीक है। मेडागास्कर के पूर्वी में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में ना वास्तविक तटवर्तीय सागर दो ही हैं, वे है लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। डियोगो गार्सिया द्वीप इसी महाद्वीप में है। तो पहले डियोगो गार्सिया था, अब ना जलमग्न हो गया, यानी जल में नीचे डूब गया है। इसी के लिए ना भारत और बांग्लादेश के साथ ना विवाद होता था, ठीक है। अब पढ़ना हमको आर्कटिक महासागर के बारे में। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के ना संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ना तटीय तटों से ना घिरा हुआ है। इसका ना अधिकांश भाग वर्ष भर हिम में मोटे परतों से ढका रहता है। सेली बीज सागर इसी महाद्वीप में है, यानी आर्कटिक में, ठीक है। तो आप यहाँ देख लेते अंटार्कटिका और यहाँ पे ना आर्कटिक है, यहीं पे आर्कटिक है। जब आपको ग्लोबल दिखाएंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसी में ना सेलिब्रिज सागर स्थित है, ठीक है। तो ये तो अंटार्कटिका के बारे में, आप अंटार्कटिक के बारे में जानकारी था। कहता महासागरों में ना सबसे बड़ा प्रशांत, आपको पूछेगा परीक्षा में, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। महादेश में सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। हाँ, महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये महासागर की कहानी है। कल हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं और उसका डिटेल्स पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है।